इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो जीडीसी का जो फॉर्म आया है उसके बारे में हम देखेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे क्या प्रोसेस रहेगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को देख लेते हैं, फॉर्म में क्या दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास में ये क्या है, फॉर्म है पीडीएफ का, ये हमारा फॉर्म है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए ये जो है डेट ऑफ ओपनिंग यानी कब स्टार्ट हो रहा है, 28/10/2022 को स्टार्ट हुआ है ये, और 28/11/2022 तक इसको भर सकते हैं, यानी 1 महीने का टाइम रेलवे ने दिया है। इसको कौन भर सकता है, यहाँ पर हम देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम ऑल सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, यानी जो रेगुलर रेलवे के एम्प्लॉय हैं सेंट्रल रेलवे के, वो यहाँ पर भर सकते हैं। एक्सक्लूडिंग आरपीएफ एंड आरपीएसएफ पर्सनल, यानी आरपीएफ वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, बाकी सारे लोग हैं जो सेंट्रल रेलवे के एम्प्लॉय हैं वो सारे यहाँ पर भर सकते हैं। अब यहाँ पर ये लेटर बताया गया कि इस लेटर के थ्रू ये वैकेंसी निकाला गया है, ये लेटर नंबर है, ठीक है। उसके बाद में कैंडिडेट को सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं फॉर्म भरने से पहले, और उसके बाद में ये कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप, मेडिकल कैटेगरी है वो सारा दे रखा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो दे रखा है, और यहाँ पर वैकेंसी दे रखा है कौन कौन सी वैकेंसी हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट है जनरल डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, C1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए इसके लिए, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की 2 है, यूआर की 4 है और टोटल 8 है। और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है 10th+2 या फिर इसका इक्वलेंट मांगा है। शॉर्ट एंड स्पीड है यहाँ पर 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 10 मिनट के अंदर। दूसरा है यहाँ पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये कॉमर्शियल वाली जो वैकेंसी है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। 154 वैकेंसी है टोटल, यूआर अनरिजर्व की 83, ओबीसी की 33, एसटी की 15 है और एससी की 23 है। डिग्री यहाँ पर मांगा है, यानी मिनिमम डिग्री एजुकेशन हमारा होना चाहिए, वो यहाँ पर मांगा है। तीसरा है गुड्स गार्ड, गुड्स गार्ड की 46 सीटें हैं, डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, और अनरिजर्व की 19 सीटें हैं, और ओबीसी की 17 सीटें हैं, एसटी की 5 सीटें हैं और एससी की 5 सीटें हैं। फिर स्टेशन मास्टर की हैं, स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की हैं। तो गुड्स गार्ड्स और स्टेशन मास्टर दोनों ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है यहाँ पर, और इसमें भी डिग्री मांगा है, यानी क्वालिफिकेशन आपका डिग्री होना चाहिए। 75 सीटें हैं, 38 क्या है अनरिजर्व है, और ओबीसी की 19, एसटी की 6 और एससी की 12 है। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, और यहाँ पर एससी की 21 सीटें हैं, एसटी की 13 सीटें हैं और ओबीसी की 26 सीटें हैं, अनरिजर्व की 90 सीटें हैं, टोटल 150 सीटें हैं। और डिग्री मांगा है यूनिवर्सिटी से, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनका मास्टर डिग्री है, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन ऑनर्स मास्टर डिग्री है, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद में वैकेंसी है जूनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट, यानी जूनियर क्लर्क की एक वैकेंसी है, ये कॉमर्शियल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। टोटल 126 वैकेंसी हैं, इनमें से अनरिजर्व की 24 और एसटी की 18 सीटें हैं, ओबीसी की 28 सीटें हैं, एससी की 16 सीटें हैं, और यहाँ पर 10th+2 मांगा है या इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो मांगा है यहाँ पर 50% मार्क यहाँ पर होने चाहिए, और SC/ST का जो अगर कोई है तो उसमें 50% की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में अकाउंट क्लर्क की है, ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की है, 37 सीटें हैं, 18 है अनरिजर्व की, 11 है ओबीसी की, एसटी की 3 और एससी की 5, और यहाँ पर 10th+2 यानी 12th होना चाहिए या उसके इक्वलेंट कोई आपके पास में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखें प्रत्येक क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें दे दिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दे रखा है, 12th वाली पोस्ट है वो अलग है, और डिग्री वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पर अलग है। एज का जो लिमिट है यहाँ पर 42 ईयर दे रखा है, 42 ईयर यानी 42 साल दे रखा है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 45 ईयर दे रखा है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 47 ईयर दे रखा है SC/ST कैंडिडेट के लिए, और एज का जो छूट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी एज जो है ये यहाँ पर 1/1/2023 को इतना साल होना चाहिए, यानी 42 साल, 45 साल ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 47 साल, यानी कि
अनरिजर्व में है तो 1981 से पहले जन्मदिन नहीं होना चाहिए, ओबीसी का 1978 से पहले नहीं होना चाहिए, और एसटी का है तो SC ST का है तो 1976 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर कुछ नहीं ले रहा है रेलवे, नील है एप्लीकेशन फीस। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है जनरल जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल रेलवे आर एलिजिबल वर्किंग ग्रेड पे, यानी जो ग्रेड पे पर काम कर रहे हैं, जो भी रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए ही है ये। और लोअर देन द ग्रेड पे फॉर विच इज बीइंग हेल्ड, यानी कि जो डिग्री यहाँ पर, जो पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, जो भी इसके अंदर दे रखा है पोस्ट, तो उससे हायर ग्रेड पे की पोस्ट पर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे लोअर ग्रेड पे की पोस्ट पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेम ग्रेड पे और लेवल स्केल विच GDC इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। नॉन सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट पे अगर जाना चाहता है, या कोई सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी पर जाना चाहता है, तो सेम ग्रेड पे पर भी अप्लाई कर सकता है, नॉन सेफ्टी से सेफ्टी पर या फिर सेफ्टी से सेफ्टी पर। लेकिन सेफ्टी वाला नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकता, नॉन सेफ्टी वाला सेफ्टी में जा सकता है और सेफ्टी वाला सेफ्टी में जा सकता है, लेकिन सेम ग्रेड पर जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो कैंडिडेट है, नॉट अलाउ फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, यानी वर्तमान में जो इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट पर उसको अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग और वेटिंग रिजल्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट आर नॉट एलिजिबल, यानी कोई रिजल्ट का अगर वेट कर रहा है क्लोजिंग डेट से पहले या क्लोजिंग डेट तक उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो उसको क्या है, अपियर नहीं माना जाएगा, यानी उस कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर उसका जो रिजल्ट है वो फाइनल डेट से पहले नहीं आता है तो उसको अपियर नहीं माना जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ही एजुकेशन है होनी चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। एलिजिबल एम्प्लॉय शुड सप्लाई सबमिट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई करनी है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। एप्लीकेशन सेंड मैनुअली हार्ड कॉपी इन RRB और RRC का अगर ऑफिस में कोई हार्ड कॉपी भेजता है तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर एडवाइज टू कीप प्रिंट ऑन एंटायर एप्लीकेशन कॉपी विद देम, यानी फॉर्म भरने के बाद में आपको एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आपको अपने पास में रखना ही रखना है, उसको फ्यूचर के लिए रखना है, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो आप उसको प्रेजेंट कर सकें। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइबल टू पोस्टेड एनीवेयर ऑन सेंट्रल रेलवे, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो सेंट्रल रेलवे में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। डिसीजन ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट सेल एंड सेंट्रल रेलवे मुंबई इन मैटर ऑफ सिलेक्शन विल बी फाइनल, यानी सेंट्रल रेलवे का जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा, RRC सेंट्रल रेलवे का डिसीजन है वो सिलेक्शन में फाइनल माना जाएगा। नोटिफिकेशन हम इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, rrcr.com है ये, RRCCR। उसके बाद में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो नोटिफिकेशन में दे रखी है वो प्रोविजनल हैं, इनको इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल नीड क्या है, यानी अपॉइंटमेंट के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्चुअल नीड क्या है उस पर डिपेंड करता है, वो पोस्ट को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, यानी ज़्यादा भी कर सकता है पोस्ट को और वो कम भी कर सकता है पोस्ट को। उसके बाद में हम देखें, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अल्टर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन और रिकंडक्ट द CBT रिटर्न एग्जामिनेशन और कैंसिल पार्ट और हॉल ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट एट एनी स्टेज, यानी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास में ये राइट है कि वो जो भी एग्जामिनेशन होती है उसको रिकंडक्ट भी करवा सकता है, उसके किसी पार्ट को वो कैंसिल भी करवा करके उसको दोबारा से रिकंडक्ट करवा सकता है, या फिर वो पूरी प्रोसेस को दोबारा से रिकंडक्ट करवा सकता है, या किसी भी स्टेज पर उस वैकेंसी को रोक करके वहाँ से दोबारा से रिकंडक्ट करवा सकता है। ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा पावर रहेगा। स्कीम ऑफ GDC विल बी implemented according to the guidelines and extension of scheme issued by railway board, if any in further will be binding on all, यानी जो स्कीम है GDC की वो रेलवे की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग होगी, अगर स्कीम में कुछ चेंज होता है तो वो सबके लिए अप्लाई होगा और वही प्रोसेस रहेगी यहाँ पर। उसके बाद मेडिकल फिटनेस दे रखा है, मेडिकल फिटनेस में कैंडिडेट जो GDC के अंदर पास होते हैं उनको मेडिकल फिटनेस का भी पास करना होगा, जो भी टेस्ट रहेगा मेडिकल फिटनेस का वो पास करना होगा। मेडिकली फिट जो रहेंगे
वो आगे पास किए जाएंगे, यानी कि उनको पोस्ट दिया जाएगा। मेडिकल का क्वालिफिकेशन हर पोस्ट के आगे दिया हुआ है। मेडिकेशन का जो मेडिकल फिटनेस है, वो अनफिट अगर पाता है तो उसको यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट पोस्ट नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और वो उस पोस्ट के लिए मेडिकली अनफिट है, तो उसको अल्टरनेट पोस्ट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। मान लो दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो पोस्ट यहाँ पर नहीं दी जाएगी अगर मेडिकली अनफिट है तो। उसके बाद में रिक्वायरमेंट प्रोसेस यहाँ पर दे रखा है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस सेल कंप्राइज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी रहेगा या फिर हो सकता है रिटर्न टेस्ट हो, एप्टीट्यूड स्पीड या स्किल टेस्ट रहेगा, जो भी रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। स्टैंडर्ड जो है एग्जामिनेशन का, वो जैसे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होता है आरआरबी का जो सिलेबस रहता है वही सेम सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। सिलेक्शन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन होगा उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में देखें जैसे कि सीबीटी रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी मल्टीपल चॉइस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगी। एम्प्लॉय अंडर दी जीडीसी विल बी हैव टू पास एप्टीट्यूड टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट, जो भी दिया गया कैटेगरी का वो उसको पास करना होगा। सेलेक्टेड एम्प्लॉय अंडर दी जीडीसी विल हैव टू पास, जो भी उसका ट्रेनिंग कोर्स है उसको वो पास करना होगा सिलेक्शन के बाद में। अपॉइंटमेंट के बाद में जो भी उसका पोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में जितने भी कॉपीज हैं सर्टिफिकेट की अपलोड की गई हैं वो सर्विस रिकॉर्ड के वो भी सर्विस रिकॉर्ड में, कैंडिडेट का जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें अवेलेबल रहना चाहिए जितने भी सर्टिफिकेट की कॉपीज हैं। कैंडिडेट हु वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन SC ST का अगर वो बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने, जो भी सैंपल यहाँ पर दिया गया है। यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के सामने SC ST का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना होगा। उसी तरीके से अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उसको अगर आप उसका लाभ लेना है तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी स्टेटस है कैंडिडेट का, वो RRC की वेबसाइट पे दिया हुआ है। कैंडिडेट है वो अपना एलिजिबिलिटी है वो वेरीफाई कर सकता है RRC की वेबसाइट से। SMS और ईमेल है वो सारे कैंडिडेट को यहाँ पर भेजा जाएगा। कैंडिडेट शुड कीप दियर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एक्टिव टिल द एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको अपना मोबाइल और ईमेल है वो एक्टिव रखना है, क्योंकि जो सारा इन्फॉर्मेशन आएगा उसी पर आएगा। RRC है नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एट एनी स्टेज, यानी RRC है जो किसी भी स्टेज पर आपको ना तो मोबाइल नंबर चेंज करने की परमिशन देगी ना ही आपको ईमेल आईडी चेंज करने की परमिशन देगी। E-कॉल लेटर जो है एग्ज़ाम के लिए वो 2 वीक पहले, जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 2 वीक पहले आपको क्या दिया जाएगा, डाउनलोड करने का परमिशन दिया जाएगा। और आपको पोस्ट के द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। डेट टाइम और वेन्यू है CBT का, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन का, स्किल टेस्ट का, वो RRC के द्वारा फिक्स किया जाएगा और एलिजिबल कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा, यानी उनको सूचना दी जाएगी। और पोस्टपोन करने के लिए या रिटर्न एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने के लिए या सेंटर चेंज करने के लिए कोई भी यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी। उसके बाद में एप्लीकेशन का मोड क्या है वो बताया गया है। एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही भरनी है आपको, जो भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही भरनी है। कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, यानी एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए कैंडिडेट है अप्लाई कर सकता है। इफ दे पासेज रिक्वेस्टिंग एलिजिबिलिटी बाय दी चूजिंग ऑफ रिलीवेंट ऑप्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी उसके पास में अगर एलिजिबिलिटी है तो वो एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। हाउएवर इट इज़ बी नोटेड दैट इन द इवेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस कैटेगरी being held on same day or same shift or a successive day or different examination center, there will be risk of not being able to take examination for all categories of post और RRC shall not be held responsible under such circumstance, यानी ये रेलवे बोल रही है कि मान लीजिए सेम डे को आपका सारी कैटेगरी का एग्जाम होता है या सेम सेंटर पर होता है या फिर आपस में डेट क्लैश करती है आपस में एक दूसरे की, तो उसमें उस समय पर आपको एक ही पोस्ट के लिए आप क्या है पेपर दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए रेलवे है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है।
कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट दियर प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट कैटेगरी, यानी प्रेफरेंस उसको दिखाना है कि किसको पहले प्रेफरेंस दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। कैंडिडेट विथ पार्शियल ऑप्शन ऑफ पोस्ट विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पोस्ट ऑप्टेड बाय देम, एंड सिंस नो ऑप्शन फॉर सर्टेन पोस्ट दैट वुड इंडिकेट दियर अनविलिंगनेस फॉर सेम। तो यहाँ पर उसको क्या है, अपनी इच्छा बताना है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप एग्जाम को पास करते हैं और आपने उन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है फिर भी आपको वो पोस्ट दिया जाए। आपको जो जो पोस्ट चाहिए उसके लिए आपको अप्लाई करना ही होगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन मोर देन वन कैटेगरी, द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट विल बी मेड एज पर मेरिट एंड मेडिकल फिटनेस एंड चॉइस ऑफ कैटेगरी। यानी जिस तरीके से उसने चॉइस किया है, मान लो एक से ज़्यादा कैटेगरी में सिलेक्शन होता है, तो जिस तरीके से कैंडिडेट ने चॉइस किया है उसी के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट दियर पर्सनल मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल आईडी इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड कीप देम एक्टिव ड्यूरिंग दी इंटायर रिक्वायरमेंट प्रोसेस। यानी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको जितना भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक फॉर्म का, तब तक आपको मेंटेन करके रखना है, एक्टिव करके रखना है। कैंडिडेट आर एडवाइज इन दियर ओन इंटरेस्ट टू रजिस्टर their application online will before the closing date and time to avoid hassle like inability, failure of log on website on account of heavy load on the interest of website jam during the last day। यानी कैंडिडेट को लास्ट डे का इंतजार नहीं करना है, पहले ही फॉर्म यहाँ पर भर लेना है, उसका बारे में बताया गया है। द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट इज लाइबल टू रिजेक्टेड इन केस ऑफ रॉन्ग डिटेल फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ए फाउंड रॉन्ग और मिसमैचिंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी मान लीजिए जो उसने फॉर्म में भरा डिटेल और जो उसके डॉक्यूमेंट्स में डिटेल है उनमें अगर मिसमैचिंग पाया जाता है तो कैंडिडेट को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है, जो उसका अपॉइंटमेंट है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। RRCCR will not bear any responsibility if the candidate is not able to register application online लास्ट डेट, यानी लास्ट डेट से पहले अगर कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर नहीं करता है तो उसके लिए RRC जिम्मेदार नहीं है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन रॉन्ग फॉर्मेट में लीड टू करप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हिंस एम्प्लॉय मस्ट इंश्योर करेक्ट अपलोडिंग। यानी जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है उसी में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर अलग फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप होंगे, रेलवे यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। उसके बाद में क्या है, ये प्रोसेस बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। ऑनलाइन डेटा है वो सेव रहता है और एक बार डेटा सेव होने के बाद में कोई भी डेटा में चेंज यहाँ पर नहीं होगा, तो ध्यान से फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में कम्युनिटी, DOB, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सब भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा और ये मोबाइल नंबर पर मिलेगा, ईमेल आईडी पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको वापस लॉगिन करने के लिए काम आएगा। उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करके एम्प्लॉय डिटेल भरनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद में प्रेफरेंस भरनी है, डिफरेंट कैटेगरी की जो प्रेफरेंस रहेगी आपकी वो भरनी है। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करके प्रीव्यू करना है, जो आपने डिटेल भरा है वो सही है गलत है। और एक बार एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में कोई भी डेटा में चेंज नहीं होगा। और प्रिंट आउट एप्लीकेशन का आपको रख लेना है ताकि फ्यूचर में काम आ सके। हार्ड कॉपी आपको RRC को नहीं भेजना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो बताया गया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, कैंडिडेट को किसी भी प्रॉब्लम आती है रजिस्ट्रेशन के समय, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं कांटेक्ट भी किया हूँ, तुरंत यहाँ पर रेस्पॉन्स आता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ओनली एलिजिबल एम्प्लॉय है, ओनली सबमिट वन एप्लीकेशन फॉर वन ग्रुप। एक ग्रुप के लिए एक ही एप्लीकेशन उसको सबमिट करना है। और मोर देन वन एप्लीकेशन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर एक से ज़्यादा वो एप्लीकेशन सबमिट करता है सेम ग्रुप के लिए तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और इसका ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उसको अपॉइंटमेंट लेटर है वो ऑफर नहीं किया जाएगा JDC के द्वारा। अब डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं वो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। फोटोग्राफ है 15 से 40 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए।
फ़ोटोग्राफ आपका कलर होना चाहिए, यानी कलर में जो फ़ोटोग्राफ है आपका वही होना चाहिए, और 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फ़ोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर है, रनिंग सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, और ब्लॉक कैपिटल लेटर इस तरीके के रिजेक्ट माने जाएंगे। रनिंग में आपको जो सिग्नेचर करते हैं वही आपको करने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी इनवैलिड एप्लीकेशन मानी जाएगी। जैसे कि अगर कोई हार्ड कॉपी भेजता है तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इनकम्प्लीट कोई एप्लीकेशन है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। एप्लीकेशन है वो हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में भरा है तो भी रिजेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में फ़ोटोग्राफ अगर अपलोड नहीं किया है तो भी रिजेक्ट माना जाएगा। स्मॉल साइज़ का है या फुल बॉडी है या आउटसाइड व्यू अगर दे रखा है, फेस अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो रिजेक्ट माना जाएगा। सिग्नेचर अगर आप अच्छे से अपलोड नहीं है तो रिजेक्ट माना जाएगा। सिग्नेचर अगर अपलोड नहीं किया है या अपलोड किया है तो ओनली कैपिटल लेटर में अपलोड किया है तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। कोई भी इरेगुलरिटी है तो उसको भी रिजेक्ट माना जाएगा। और कैंडिडेट को कहीं भी अगर मिसमैच पाता है या कोई मिस इन्फॉर्मेशन पाती है रेलवे को तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। मिसकंडक्ट के अंदर हम देखें, मिसकंडक्ट में मतलब कोई भी फॉल्स या फिर आपको कोई भी जो जानकारी है वो रेलवे से छुपानी नहीं है। उसके बाद में आपको कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको नहीं लेना है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। कोई भी मिसकंडक्ट आपको नहीं करना है रिक्वायरमेंट प्रोसेस के अंदर। कोई भी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा अगर आप कुछ इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी होगी, उनमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। माल प्रैक्टिस मिसकंडक्ट अगर आप कोई गलत व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके कैंडिडेट को रिजेक्ट माना जाएगा। आपका कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिनरी जो एक्शन है आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। रॉन्ग डिक्लेरेशन देते हैं तब भी आपका रिजेक्ट माना जाएगा। अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जामिनेशन अगर माना जाता है तब भी उसको रिजेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन दे रखे हैं कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है, कुछ जो भी दिया हुआ है। अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को क्या है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है। उसके बाद में अपडेट का डॉक्यूमेंट्स आपके जो अपडेट रहना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कास्ट है वो HRMS में अपडेट रहना चाहिए, वो इंश्योर कर लेना है। RRC के पास में ये अधिकार है कि यहाँ पर कोई भी एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन इन बैचेज ऑन वेरियस डेट और लोकेशन आर डिसाइडेड बाई RRC, यानी ये RRC के पास में राइट है कि एग्जामिनेशन है अलग अलग बैच के लिए अलग अलग जगह पर कर सकती है। ये सेंटर है वो RRC के ऊपर है, RRC कहाँ पर सेंटर देगी, लेकिन सेंट्रल रेलवे में रहेगा, ये तो है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और इनएलिजिबल कैंडिडेट है वो वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और इनएलिजिबल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। किसी भी रीजन से अगर रिजेक्ट होता है आपका तो इन्फॉर्मेशन है आपको ईमेल और या SMS पे भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको भेजा जाएगा। उसके बाद में रीज़न भी बताया जाएगा कि किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। कैंडिडेट को मोबाइल नंबर पर या रजिस्ट्रेशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद में अगर एक बार रिजेक्ट कर दिया है तो उसको वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगी, GDC है वो वापस से एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्कीम है वो रेलवे की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगी, जो भी एग्जामिनेशन का स्कीम रहेगा वो रेलवे की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगी। जोन जो रहेगा हेड क्वार्टर या फिर एक्स्ट्रा डिविजनल ऑफिस या प्रोडक्शन यूनिट है वो वहाँ पर प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी अलग अलग डिवीजन के ब्रांचेज के जो एम्प्लॉय है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रॉन्ग डिक्लेरेशन देते हैं तो उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट माना जाएगा कैंडिडेट को। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। उसके बाद में हम देखें यहाँ पर ये फॉर्मेट है SC/ST का फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट का आपके पास में SC/ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद में हम देखें ये है OBC का फॉर्मेट, OBC का जो सर्टिफिकेट है आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि GDC के फॉर्म के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में है, जो सेंट्रल लेवल का ऑनलाइन का फॉर्म है उसके बारे में है।